नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार प्रजापत देवल टी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन ट्रांसफार्मर अपना चल रहा था और ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन पढ़ेंगे। तो समांतर प्रचालन में देखो, ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन की आवश्यकता। ट्रांसफार्मर की मतलब समांतर प्रचालन की आवश्यकता क्यों पड़ी अपन को, यह अपन देखेंगे कि समांतर प्रचालन का मतलब ये होता है कि एक ट्रांसफार्मर होता है, उसके साथ में मतलब उनकी शर्तें होती हैं, उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए दूसरा ट्रांसफार्मर उसके साथ में जोड़ा जाता है। दूसरा ट्रांसफार्मर उस साथ में जोड़ा जाता है, वो उसका एक समांतर प्रचालन होता है। अब अपने को ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन की आवश्यकता क्यों पड़ी यह देखना है, क्योंकि विद्युत वितरण प्रणाली जहां मतलब बिजली का अपन को वितरण हो रहा है, तो लोड के अधिक होने पर, क्योंकि अपन लोड है वो अधिक हो जाने पर, अतिरिक्त लोड हो जाने पर क्या हो जाता है, अभी उस लोड को वहन करने के लिए तो उसके जो पहले से जुड़ा हुआ जो ट्रांसफार्मर है, पहले से चल रहा है वो ट्रांसफार्मर, उसके साथ में एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर और संयोजित कर दिया जाता है उसे। इसीलिए अपने को क्या पड़ी भाई, ट्रांसफार्मर का समांतर क्रम में प्रचालित करने के लिए आवश्यकता पड़ी। आई बात समझ में कि जो विद्युत वितरण प्रणाली है उसमें जो लोड है वो अधिक हो जाने पर क्या हो जाता है, उस लोड को वहन करने के लिए जो पहले से जुड़ा हुआ या पहले से संयोजित ट्रांसफार्मर है उसके साथ में एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर और संयोजित कर दिया जाता है। इसीलिए ये आवश्यकता अपने को पड़ी। तो आवश्यकता तो अपन देख ली, लेकिन उसको जोड़ने के लिए निम्न प्रकार की शर्तें, उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए अपने को उस ट्रांसफार्मर को जोड़ना चाहिए। किस प्रकार से जोड़ना चाहिए अपन देखेंगे कि समांतर क्रम में समानांतर क्रम में ट्रांसफार्मर को जोड़ने की शर्तें। इन शर्तों को अपने को ध्यान में रखना। ये शर्त अगर अपने पास में है सभी की सभी उस ट्रांसफार्मर में, तो उस ट्रांसफार्मर के साथ में अपन क्या कर सकते हैं, दूसरा ट्रांसफार्मर जोड़ सकते हैं। आई बात समझ में। अब देखो किस प्रकार, पहली शर्त है इसकी, वो शर्त है समान फेज क्रम। समान फेज क्रम, क्योंकि समान फेज क्रम का मतलब क्या होता है कि दोनों ट्रांसफार्मर का फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कि जो दोनों ट्रांसफार्मर हैं, पहले से जुड़ा हुआ वो ट्रांसफार्मर और बाद में उसके साथ में दूसरा ट्रांसफार्मर उसके समांतर में जोड़ेंगे, तो उन दोनों ट्रांसफार्मरों में क्या होना चाहिए, फेज क्रम क्या होना चाहिए भी, समान होना चाहिए। आगे बात समझ में। अन्यथा क्या हो सकता है भाई, फेज है वो क्या हो सकती है भाई, शॉर्ट सर्किट हो सकती है। आई बात समझ में कि समान फेज क्रम होना चाहिए। पहली शर्त ये बताई गई है कि ट्रांसफार्मर का जोड़ने वाला ट्रांसफार्मर है और पहले से जुड़ा हुआ ट्रांसफार्मर है, उसमें फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरी शर्त देखेंगे, समान वोल्टेज अनुपात।
समान वोल्टेज अनुपात। समान वोल्टेज अनुपात कैसे होता है कि दोनों ट्रांसफार्मरों का ओपन सेकेंडरी वोल्टेज एक समान होना चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मरों का ओपन सेकेंडरी वोल्टेज एक समान होना चाहिए, अन्यथा क्या हो सकता है, वाइंडिंग में स्थानीय विद्युत धारा के कारण, वाइंडिंग के अंदर स्थानीय विद्युत धारा के कारण क्या हो सकता है भाई, अतिरिक्त आई स्क्वायर आर क्षति उत्पन्न हो जाएगी। आगे बात समझिए, क्षति पैदा हो जाएगी। अगर समान वोल्टेज अनुपात का मतलब ये है कि दोनों ट्रांसफार्मरों का ओपन सेकेंडरी वोल्टेज है वो समान होना चाहिए। आई बात समझ में, दोनों ट्रांसफार्मरों का ओपन सेकेंडरी वोल्टेज क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, अन्यथा जो स्थानीय विद्युत धारा है उसके कारण क्या हो सकता है, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या हो जाएंगी भाई, आई स्क्वायर आर की क्षतियां उत्पन्न हो जाएंगी, हानियां होंगी। आई बात समझ में। तो दूसरी शर्त समान वोल्टेज अनुपात पड़ी। अब तीसरी शर्त देखेंगे। तीसरी शर्त में क्या है, तीसरी शर्त में बताया कि समान ध्रुवीयता। समान ध्रुवीयता। समान ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है कि दोनों ट्रांसफार्मर हैं कि प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल, दोनों ट्रांसफार्मर में कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल एक ही दिशा में होना चाहिए। आई बात समझ में, एक ही दिशा में होना चाहिए। समान ध्रुवीयता का मतलब है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में जो प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वो एक दिशा के अंदर ही होना चाहिए, अन्यथा क्या हो सकता है, उनके विपरीत विद्युत वाहक बल आपस में जुड़ने वाले स्वभाव के नहीं होंगे, तो एक दूसरे के विपरीत वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे, एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे, जिसके कारण उसका परिणामी आउटपुट है, अपने को आउटपुट में क्या होगी भाई, कमी होगी, वोल्टेज में कमी होगी। आई बात समझ में। समान ध्रुवीयता का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो एक ही दिशा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए। अगर अन्यथा क्या हो सकता है, उनके विपरीत अगर वो कार्य करेगी तो क्या हो सकता है, उसका परिणामी जो आउटपुट मिलेगा अपने को, उसमें परिणामी आउटपुट में जो वोल्टेज का मान है वो कम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये है अपना समान ध्रुवीयता। 3 पॉइंट हो गया। शर्त होगी समान फेज क्रम, समान वोल्टेज अनुपात और समान ध्रुवीयता। और अब अपनी चौथी शर्त में बताया है समान प्रति इकाई इंपीडेंस। समान प्रति इकाई इंपीडेंस। समान प्रति इकाई इंपीडेंस का मतलब क्या है, दोनों ट्रांसफार्मरों का प्रति इकाई इंपीडेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आई बात समझ में। अन्यथा क्या हो सकता है, रिएक्टेंस और प्रतिरोध का अनुपात है जिसको अपन बोलते हैं एक्सएल बटा आर है, क्या हो सकता है, एक समान होना चाहिए। अर्थात क्या हो सकता कि या मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर प्रति इकाई इंपीडेंस समान होना चाहिए। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंस और प्रतिरोध का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए ट्रांसफार्मर के अंदर। आई बात समझ में, ट्रांसफार्मर के अंदर समान होना चाहिए। अन्यथा क्या हो सकता है, एक ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उच्च पावर फैक्टर पर काम करेगा और एक ट्रांसफार्मर निम्न पावर फैक्टर पर काम करेगा। दोनों कमियां भी बता दी मैंने कि अगर ये समान नहीं होगा तो एक ट्रांसफार्मर उच्च पावर फैक्टर पर काम करेगा
और एक पावर वेक्टर निम्न पावर वेक्टर पर काम करेगा, क्योंकि आर है, आर उच्च पावर वेक्टर पर काम करेगा, और एक्सएल है, एक्सएल निम्न पावर वेक्टर पर काम करेगा, क्योंकि लैगिंग हो जाता है पावर वेक्टर इसमें। तो दोनों क्या होने चाहिए, इसका प्रति इकाई इंपीडेंस समान होना चाहिए। तो शर्त समझ में आई होगी। पहला समान भेजक्रम, दोनों ट्रांसफार्मरों का भेजक्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर भेजक्रम समान नहीं होगा तो क्या होगा, फेज है वो शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। दूसरी बात रही समान फेज समान वोल्टेज अनुपात, तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित ओपन सेकेंडरी वोल्टेज एक समान होना चाहिए। मतलब है समान वोल्टेज अनुपात में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो ओपन सेकेंडरी वोल्टेज क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। नहीं तो स्थानीय विद्युत धारा के कारण क्या हो सकता है, आई स्क्वायर आर हो सकता है, आई स्क्वायर आर की क्षति उत्पन्न हो सकती है उसमें। समान ध्रुवता की ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर दोनों अगर विपरीत स्वभाव के होंगे, विपरीत स्वभाव के होंगे तो विपरीत कार्य करेंगे, विपरीत कार्य करेंगे तो इसका परिणामी आउटपुट अपने को क्या आएगा, भी कमी आएगी, परिणामी आउटपुट वोल्टेज में कमी आनी शुरू हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब समान प्रति इकाई इंपीडेंस, समान प्रति इकाई इंपीडेंस में क्या होता है, समान प्रति इकाई इंपीडेंस होता है कि दोनों ट्रांसफार्मर हैं, दोनों ट्रांसफार्मर का प्रति इकाई इंपीडेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आगे बात समझ में, प्रति इकाई इंपीडेंस समान होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो प्रति इकाई इंपीडेंस अगर समान नहीं होगा तो एक ट्रांसफार्मर उच्च पावर वेक्टर पर काम करेगा और एक ट्रांसफार्मर निम्न पावर वेक्टर पर काम करेगा। अर्थात इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि अगर एक्सेल रिएक्टेंस और प्रतिरोध का अनुपात भी क्या कहलाता है, का अनुपात क्या होता है, एक समान होना चाहिए। दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। आगे बात समझ में। यह था अपना ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन, ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन। फेज क्रम का मतलब होता है कि आर वाई बी है अपना फेज क्रम। आर का मतलब रेड, वाई का मतलब येलो, बी का मतलब ब्लू। तो ये पहले से तो जुड़े हुए ट्रांसफार्मर है और दूसरा अपन जोड़ रहे हैं, तो दोनों में क्या होना चाहिए, समान। आर है तो आर में ही वो फेज जाना चाहिए, वाई है तो वाई में ही जाना चाहिए, और बी है तो बी में ही जाना चाहिए। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। चलो अब आगे आप लिख लियो। ट्रांसफार्मर में टेप परिवर्तन, ट्रांसफार्मर में टेप परिवर्तन। टेप परिवर्तन ये बड़ा टॉपिक है। देखो ट्रांसफार्मर में टेप परिवर्तन का मतलब क्या होता है। टेप परिवर्तन क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में चाहे ट्रांसफार्मर लोड जुड़ा हो, चाहे ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं जुड़ा हो, तो वोल्टेज को क्या कर सकते हैं अपन, कम ज्यादा मतलब परिवर्तन कर सकते हैं वोल्टेज में। और वो टेपिंग स्विच है वो किस पर लगाया जाता है, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पर। इस प्रकार से अपने टेप चेंजर करते हैं। यहां पर इस प्रकार से टेपिंग निकाली जाती है। ये इसकी प्राइमरी है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है।
अब यहाँ पर भी टेपिंग स्विच लगा दिया जाता है इस प्रकार से, टेपिंग स्विच लगा दिया जाता है। तो ये अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से अपन टेप, ये टेपिंग है, बीच बीच में से टेपिंग निकाली हुई है वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए, कम ज्यादा उसको बढ़ाने घटाने के लिए टेपिंग लगाई गई है। आगे बात समझ में, तो ये अपने को थोड़ा ध्यान में होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में टेप परिवर्तन का मतलब होता है ट्रांसफार्मर में टेप परिवर्तन लोड एवं लोड रहित अवस्था के अंदर यह काम किया जाता है। परिवर्तन द्वितीयक वाइंडिंग पर क्या किया जाता है, ये टेप परिवर्तन किया जाता है एक टेपिंग स्विच लगा करके। आगे बात समझ में, तो ये था अपना टेप परिवर्तन ट्रांसफार्मर में। अब अपन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अब अपन देखेंगे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि कोई ट्रांसफार्मर एक शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था के बीच में जो वोल्टेज में होने वाला जो परिवर्तन है, वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। कि जो ट्रांसफार्मर होता है, अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड का मान बढ़ने से, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें लोड का मान बढ़ने से क्या हो जाता है, उसकी आउटपुट वोल्टेज में क्या आती है भाई, कमी आती है। क्योंकि ट्रांसफार्मर होता है, उसकी ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उस पर लोड अगर अधिक हो जाता है तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। उस कमी के लिए अपन ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन अपन निकाल सकते हैं कि शून्य लोड अवस्था से फुल लोड अवस्था के बीच होने वाले वोल्टेज में परिवर्तन एवं फुल लोड के अनुपात को क्या कहा जाता है, फुल लोड के अनुपात को क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है कि शून्य लोड से पूर्ण लोड अवस्था में होने वाले वोल्टेज परिवर्तन एवं फुल लोड वोल्टेज के अनुपात को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं VR से। वो भी किस में होता है, प्रतिशत में। इसमें होता है प्रतिशत में होता है। V का मतलब होता है वोल्टेज, R का मतलब है रेगुलेशन। आगे बात, तो इसका फॉर्मूला अपन याद रखना है, VR बराबर VNL माइनस VFL बटा VF गुणा में 100 गुणा में 100। VNL का मतलब है नो लोड वोल्टेज, मतलब शून्य लोड वोल्टेज, माइनस फुल लोड वोल्टेज। FL का मतलब फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये अपना ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला था। अब कोई अपने को दिक्कत हो तो ये मेरे को बताना कमेंट के माध्यम से। एक बार दोबारा देख लो कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है।
कि ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन एवं फुल लोड वोल्टेज के अनुपात को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। नहीं आनी चाहिए दिक्कत। तो ये था अपना ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखो आगे आप पढ़ांगे ट्रांसफार्मर की क्षतियां। ट्रांसफार्मर की क्षतियों में क्या होगा, ट्रांसफार्मर की क्षतियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर की क्षतियां, ट्रांसफार्मर की क्षतियां अपन देखेंगे कि ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर में क्षतियां होती है और वो क्षतियां कितने प्रकार की होती हैं ये भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में मुख्यतः दो प्रकार की क्षतियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है ताम्र क्षति और दूसरी होती है लोह क्षति और तीसरी अपन घर्षण क्षति की बात करें, लेकिन घर्षण क्षति ट्रांसफार्मर में नहीं होती है क्योंकि यह एक प्रकार की क्या है, स्थैतिक युक्ति है। क्या है? स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक युक्ति होने के कारण घर्षण क्षति इसमें नहीं पाई जाती है, घर्षण क्षति इसमें नहीं पाई जाती है, इसीलिए अपन ये दोनों क्षतियां अपन यूज में लेते हैं। तो ताम्र क्षति क्या होती है भी? ताम्र क्षति होती है जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग में क्षति, उस वाइंडिंग में क्या होता है कि प्रतिरोध के कारण उत्पन्न क्षति होती है, वो ताम्र क्षति होती है। और लोह क्षति क्या होता है कि लोह क्षति में क्या होता है कि जो कोर होती है, कोर के पार पार चुंबकित और विचुंबकित होने में जो क्षति होती है उसको अपन क्या कहते हैं, लोह क्षति कहते हैं। तो देखो ये अपन मोटा मोटी ये परिभाषाएं देखी और इसके बारे में पूर्ण कल इसका पूर्ण अध्ययन करेंगे अपन। तो ये थोड़ा सा देख लेना, आपको थोड़ा बहुत मैंने बताया है इसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद।